नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गए हैं 29 दिसंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लाखों लोगों का जनसैलाब, नागपुर में टूटा कांग्रेस का रिकॉर्ड। ईवीएम से लेकर के राहुल गांधी ने बेरोजगारी तक, मोदी की तानाशाही से लेकर के देश की गुलामी तक, सब कुछ राहुल गांधी ने आखिरकार निकाली भड़ास। कांग्रेस ने किया ऐलान, अगर ईवीएम सही नहीं हुआ तो 400 सीटें भी जीत सकती है। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने कहा देश को गुलामी के दौर में ले जाना चाहती है बीजेपी। नागपुर की रैली में राहुल गांधी ने लगाई हुंकार, कहा हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार चाहिए, रोजगार समेत कई मुद्दों पर कड़ी चोट का हम हैं तैयार। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, नागपुर रैली में कांग्रेस के आह्वान से भाजपा को तगड़ा झटका, बीजेपी चारों खाने चित, बीजेपी ने रचनी शुरू कर दी साजिश। अगली खबर में बताएंगे, भारत न्याय यात्रा प्रस्तावना के पहले स्तंभ पर आधारित संविधान पर हमले को सफल नहीं होने दिया जाएगा। जयराम रमेश का बड़ा ऐलान निकल के आया है, ये भी हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से जान लेना जरूरी है। जहां आखिर कैसे शारजाह में नहीं मनाया जाएगा नया साल, बताएंगे कैसे गाजा के लोगों को किया समर्पित। वहीं बड़ी खबर, 80 दिनों तक जंग में कुछ हासिल नहीं हुआ, नेतन्याहू को लगा तगड़ा झटका। वहीं कतर में मौत की सजा पाने वाले 8 भारतीयों को बड़ी राहत, फांसी पर लगी रोक। सब कुछ खबरें के करके आपको जान लेना जरूरी है। जहां बड़ी अपडेट निकल के आई है, प्रियंका गांधी को कैसे चार्जशीट में फंसाया जा रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले छोटा सा अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि 2024 में अगर ईवीएम पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए, ईवीएम और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल सबसे पहले बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें, नागपुर में टूटा रिकॉर्ड, कांग्रेस पार्टी ने बनाया नया रिकॉर्ड। इतनी बड़े पैमाने पर संघ भी नहीं कर पाया था रैली। लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों का दिखा महाजुटान। राहुल गांधी ने युवाओं से किया आह्वान, कहा देश को गुलामी के दौर में ले जाना चाहती है भाजपा। ईवीएम को लेकर भी कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल आपको बता दें, आखिरकार नागपुर में कांग्रेस पार्टी के आह्वान के बाद से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, ये महज इत्तेफाक ही नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 28 दिसंबर को भारत का दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन शुरू करने के लिए नागपुर की भूमि को चुना है। नागपुर की भूमि ही थी जब दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने अपने नागपुर सत्र में स्वतंत्रता आंदोलन के एक निर्णय मोड़ देते हुए तिलक के अंग्रेजों से समझौते के तहत स्वः शासन या स्वराज के बजाय महात्मा गांधी के पूर्ण स्वराज का समर्थन करने का ऐलान किया था। इसी सत्र में मुसलमानों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल करने, अपने सभी सदस्यों को अंग्रेजों के साथ सभी व्यापारिक गतिविधियों को, उन्होंने उपाधियों को छोड़ करने का आह्वान किया था। अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ है और एक बार फिर से नागपुर की रैली से कांग्रेस ने आह्वान कर दिया है। इसी सत्र को 5 साल बाद हेडगेवार ने भी किया था, लेकिन अब इस पूरे मामले में नागपुर में जो है वो राहुल गांधी ने कल बड़ा ऐलान कर दिया। और राहुल गांधी ने सीधे तौर पर देखा जाए तो कल आह्वान कर दिया है और इस आह्वान से कहीं ना कहीं तगड़ी चोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लगी है। कल लाखों लोगों का तांता रहा। राहुल गांधी ने सिलसिलेवार तरीके से अटैक किया। उन्होंने कहा हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार चाहिए, लेकिन यह काम मोदी सरकार नहीं कर रही। यह काम सिर्फ इंडिया गठबंधन ही कर सकता है, क्योंकि हम इस काम के लिए हमें हिंदुस्तान की जनता की आवाज सुननी होगी और नफरत को मिटाना होगा। हिंदुस्तान को सिर्फ 90% अफसर चलाते हैं। मैंने संसद में पूछा कि इनमें से ओबीसी, आदिवासी और दलित वर्ग के कितने हैं। इस सवाल पर बीजेपी के लोग चुप हैं। जैसे ही हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, बीजेपी सरकार कहती है कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही जाति है। मेरे पास कुछ युवा आए हैं और रोते हुए कह रहे थे कि सरकार ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उन्होंने बताया कि अग्निवीर योजना में आने वाले लगभग 1.5 लाख युवाओं को सेना और वायुसेना ने चुन लिया है, लेकिन मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की। इन युवाओं को सेना और वायुसेना के साथ ही अग्निवीर को लेकर के पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ। उन्होंने कहा देश में व्हाइट रेवोल्यूशन, हिंदुस्तान की नारी शक्ति, हरित क्रांति, देश के किसानों और IT क्रांति हमारे युवाओं की देन है। इन सब में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मदद किया है और एक विजन दिया है। लेकिन मोदी सरकार ने 10 सालों में कितने लोगों को रोजगार दिया है? आज देश के करोड़ों युवाओं की शक्ति होनी चाहिए। तो सीधे तौर पर पीएम मोदी पर उन्होंने बड़ा अटैक किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हमसे संसद के अंदर सिर्फ इतना पूछा कि क्या होगा, लेकिन आज पूरी तरीके से देश को गुलामी में ले जाया जा रहा है। यानी देश
गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। ये बातें जो है वो राहुल गांधी ने कही हुई हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को ईवीएम वाला डर। जी हां, आपको बता दें सैम पित्रोदा ने कहा फिलहाल अगर ऐसे ही रहा तो 400 भी सीटें जीत सकती है। दरअसल आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें उन्होंने कहा है कि फिलहाल ईवीएम को लेकर के उन्होंने बयान दिया। ईवीएम पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि फिलहाल ईवीएम की गड़बड़ियों को दूर नहीं किया गया तो भाजपा 400 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। उन्होंने पीटीआई को दी इंटरव्यू में कहा है कि चुनाव भारत का भाग्य तय करने वाला है। चुनाव आयोग लगातार ऐसे आरोपों को खारिज करता है और फिर विपक्ष की भूमिका कुछ नेता अक्सर ईवीएम पर सवाल उठाते रहते हैं। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के नेता यहां मांग भी करते हैं कि ईवीएम से पड़ने वाले 100% वोटों में वीवीपैट की व्यवस्था की जाए। ये नहीं वीवीपैट की इन पर्चियों को बॉक्स में न रखा जाए बल्कि मतदाताओं को दिया जाए, क्योंकि दोस्तों मतदाताओं को दिया जाएगा तो ये चीजें क्लियर होगी कि आखिर किसको कितनी वोटें मिली हैं। और यही कारण है कि ईवीएम में सुधार की प्रक्रिया पर उन्होंने जोर दिया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बोला बड़ा हमला। बोले नागपुर में 2 विचारधाराएं, एक विचारधारा प्रगतिशील जो बाबा साहब अम्बेडकर की है, दूसरी तरफ आरएसएस जो इसे नष्ट कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला बड़ा हमला। दरअसल कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर है तैयार हम रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पिछले 10 साल से बीजेपी और आरएसएस देश को तंग कर रहे हैं। अगर संघ की सरकार को नहीं रोका गया तो देश से संविधान और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। यानी संघ के गढ़ में घुस करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने संघ को ही चैलेंज कर दिया है। इतना ही उन्होंने कहा है कि आज देश में 2 विचारधारा तेजी के साथ चल रही है। एक विचारधारा प्रगतिशील है जो बाबा साहब अम्बेडकर की है, दूसरी तरफ आरएसएस है जो इसे नष्ट कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर बड़ा हमला बोला और कहा कि देश को बचाने के लिए संघ की विचारधारा से बचाने की जरूरत है। ये चीजें उन्होंने कही हैं। एक और अपडेट है, भारत न्याय प्रस्तावना के पहले स्तंभ पर आधारित संविधान पर हमलों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। रमेश जयराम। कांग्रेस ने 14 जनवरी से 20 मार्च तक 62 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली भारत न्याय यात्रा की घोषणा की है। इस यात्रा को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि यात्रा संविधान की प्रस्तावना के पहले स्तंभ पर आधारित है। भारत के संविधान पर बार बार होने वाले हमलों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। जयराम रमेश ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट किया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना जिससे डॉक्टर अंबेडकर प्रमुख शिल्पकार थे, अपनी सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करने का वचन देती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए है। संविधान की प्रस्तावना गिनाते उन्होंने कहा कि हम भारत न्याय यात्रा निकालेंगे और एक बार फिर से देश में न्याय की बात होगी। तो दोस्तों कल रिकॉर्ड टूट चुका है। बीजेपी पूरी तरीके से तिल मिलाए हुए, कैसे देखते हैं आप? अगली एक और अपडेट, गाजापट्टी में मृतकों के परिजनों और मृतकों को श्रद्धांजलि के लिए शारजाह में यानी यूएई ने किया बड़ा ऐलान। पूरे देश की जनता ने कहा इस बार नहीं मनाएंगे इस नए साल का जश्न। जी हां, पूरी तरीके से प्रतिबंध। दरअसल नए साल शुरू होने से अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन आपको बता दें यूएई में एक जगह है शारजाह जहां पूरी दुनिया के लोग पहुंचते हैं और नए साल का जश्न मनता है। लेकिन इस बार ये जश्न नहीं मनेगा और ये जश्न जो है वो समर्पित होगा गाजा में मृतकों के लोगों को, मृतकों के परिजनों को और मृतकों को उनकी श्रद्धांजलि के तौर पर यहाँ पर इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। शारजाह में जश्न और आतिशबाजी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। शारजाह में इस साल पूर्व की संध्या यानी कि न्यू ईयर पर कोई आतिशबाजी जश्न नहीं होगा, ये घोषणा कर दी गई है। इसके पीछे की वजह गाजा इजराइल युद्ध है। गाजा के साथ एकजुटता दिखाते हुए नए साल की पूर्व संध्या में होने वाली आतिशबाजी और जश्न में प्रतिबंध लगाया हुआ है। अधिकारियों ने कहा है कि युद्धग्रस्त गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए लिया गया ये निर्णय जो है वो हम गाजा के लोगों के लिए ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 20,000 से ज्यादा लोगों को, आम जनता को मौत के घाट उतार दिया गया है। इजराइल बर्बरता कर रहा है, हालांकि यूएई समर्थन कर रहा है, अपने सामान सज्जा सब कुछ भेज रहा है और खास करके यहाँ पर बड़े पैमाने पर न केवल उन्होंने तेल उत्पादन की चीजें भेजी, सबसे बड़ी बात है खाने पीने की चीजें भेजी और दवाइयां, इक्विपमेंट भेजा जा रहा है लगातार। अगली एक और अपडेट निकल के आई, 80 दिनों की जंग में 2 मूल लक्ष्य भी हासिल न कर पाया इजराइल। जनसंपर्क युद्ध भी हार रहा है नेतन्याहू, अब अपने ही देश में घिरा। इजराइल और हमास जंग का 83वां दिन रहा और इसी बीच इजरायली सुरक्षा बलों ने गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर खान यूनिस में अल एमल सिटी हॉस्पिटल के पास भीषण बमबारी की, जिसमें 10 लोग मारे गए हैं और 12 लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के रमल्ला और अन्य शहरों पर भी हमले किए हैं। करीब 3 महीने की जंग में इजरायली हमले में अब तक 20,000 से ज्यादा फलस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं।
लेकिन इसराइल अपने उन 2 मूल लक्ष्यों को हासिल कर पाने में अब तक नाकाम रहा है। 7 अक्टूबर को हमास आतंकियों के हमास के लड़ाकों के द्वारा हमला हुआ था, जिसके बाद से इसराइल कहर बनकर टूटने का दावा किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आज हालात यह है कि 80 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इनका जो मूल लक्ष्य, एक तो हमास को खत्म करना, दूसरा बंधकों की रिहाई, ये दोनों लक्ष्य अभी भी काफी दूर हैं। और यही कारण है कि अब पूरी तरीके से इनके देश में इनके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पूरी दुनिया भर में इजराइल थलग हो चुका है, लेकिन 80 दिन तक अभी अपने टारगेट यानी लक्ष्य को अचीव नहीं कर सका है। तो गवर्नमेंट माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूले। एक और अपडेट निकल के आई है, कतर में मौत की सजा पाने वाले 8 भारतीयों को बड़ी राहत, अब नहीं मिलेगी फांसी। जी हां, कतर में गिरफ्तार 8 पूर्व नेवी अफसरों की मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है। पिछले साल कतर में गिरफ्तार किए गए 8 पूर्व भारतीय नेवी ऑफिसर्स को कतर की एक अदालत में मौत की सजा सुनाई थी। अदालत के इस फैसले पर भारत सरकार ने हैरानी जताई थी। भारतीय नौसैनिक के 8 पूर्व ऑफिसर पिछले साल अगस्त में ही कतर के जेल में बंद है। आपको बता दें, कतर ने अभी तक इन सभी पूर्व ऑफिसर्स के खिलाफ लगाए गए इन नए आरोपों की जानकारी नहीं दी। हालांकि मामले में परिचित लोगों का कहना है कि इन पर जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि देहरा ग्लोबल केस में गिरफ्तार पूर्व नेवी ऑफिसर को लेकर आज के उस फैसले पर हमने गौर किया है, जिसमें सजाएं कम कर दी गई हैं। कतर कोर्ट ऑफ अपील के विस्तृत फैसले की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसके अलावा हमारा अगला कदम क्या होगा, इस पर भी निर्णय लेने के लिए हम कानूनी टीम के साथ साथ परिवार के सदस्यों के साथ भी संपर्क में हैं। तो ये चीजें उन्होंने कही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, लेबनान सीमा पर इजरायली सुमोरा बैरक में हिजबुल्लाह मिसाइलों से विस्फोट। जी हाँ, एक बार फिर से आज सुबह ही जो है वो नाश्ते में मिसाइलों की बरसात दे रही। दरअसल आपको बता दें, लेबनान में आज जो है वो हिजबुल्लाह बॉर्डर पर जो है वो तगड़ा अटैक किया गया है और इजरायली सीमा पर इजरायली सुमेरा बैरक में हिजबुल्लाह मिसाइलों से विस्फोट किया है, जिसमें साफ तौर पर देखा गया है कि इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं और इसके बाद से एक बार फिर से उस आसपास के इलाकों की इजरायली सेना छोड़कर भाग गए हैं। अगली और भी खबर निकल के आई है दोस्तों, आखिर कैसे आईडीएफ की टुकड़ी और पैदल सेना पर कहर बनकर टूट रहे इजराइल गाजा के हमास लड़ाके। दरअसल इजरायली फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने खान यूनिस अल कातिबा क्षेत्र में 10 आईडीएफ सैनिकों की पैदल टुकड़ी और निगरानी कुत्ते को भीषण संघर्ष के बाद मार गया। फिलिस्तीनियों पर खतरनाक कुत्ते छोड़ना आईडीएफ के लिए आम बात है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, अपने खूंखार रॉकेट से देखते ही देखते ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। अल कासम ब्रिगेड ने जबलिया अल ब्लेड क्षेत्र ओल्ड गाजा स्ट्रीट में घर में छिपे सभी आईडीएफ सैनिकों को प्रो एंटी फोर्टिफिकेशन मिसाइल से मार गिराया है। घर में मौजूद सभी सैनिकों की मौत हो गई और डेविल लॉन्चर नाम से एक जाना जाने वाला आरपीओ रशियन सैनिकों द्वारा तैनात एक बेहद खतरनाक थर्मोबैरिड ग्रेनेड लॉन्चर है और इस हथियार यूक्रेनियन सैनिकों को भयभीत कर रखा है। आपको यहाँ बता दें कि सीधे तौर पर भीषण अटैक किया है, जिसमें कई इजरायली सैनिक मारे गए और इसमें कई कुत्ते भी मार दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें, गाजा में क्या कर रहा है, इजरायली सैनिक जहां नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां अपने कुत्ते, खतरनाक कुत्तों को छोड़ रहे हैं, लेकिन इन कुत्तों का भी इलाज जो है वो इन्हीं मिसाइलों से हो रहा है, इन्हीं हथियारों से हो रहा है। तो ताबड़तोड़ तरीके से 2 जगह ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है। एक तो जिन इलाकों में शरण ले रहे हैं इजरायली सैनिक, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है, पूरे के पूरे शरण स्थली को उड़ाया जा रहा है, और दूसरा पैदल सेना में जो झुंड जो टुकड़ी है उस पर अटैक किया जा रहा है। और इसको देखने के लिए सबसे अच्छा रूप बना रहे हैं खास करके ड्रोन, छोटे से ड्रोन जो कि जिसमें कैमरा लगा है, उस ड्रोन को उतारकर अपने मोबाइल में बाकायदा वो देख रहे हैं और लोकेशन ट्रैश कर रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, राहत सामग्री के ट्रकों को लूट रहे हैं आम लोग। डब्ल्यूएचओ ने दी चेतावनी, भूखमरी के कगार पर गाजा की जनसंख्या। समझिए, हालात बेहद भयावह हैं। युद्ध की विभीषिका झेल रही गाजा पट्टा की जनसंख्या भूखमरी के कगार पर पहुंच गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही युद्ध विराम नहीं हुआ तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा है कि गाजा में हालात इस कदर खराब है कि वहां के 36 हॉस्पिटलों में से महज 15 ही आधी अधूरी सुविधाओं के साथ काम कर रहे हैं और अभी रेंगते नजर आ रहे हैं। कुछ मुस्लिम देशों ने तो कुछ मुस्लिम देशों ने तेल का टैंकर कुछ पहुंचाया, जिसके बाद से वहां के कुछ हॉस्पिटल चल पाए हैं। और यही कारण है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बाकायदा चेतावनी जारी कर दी और कहा है कि भैया अगर इसी तरीके से हालात रहा तो वहां पर भूखमरी की कगार पैदा हो जाएंगे। दरअसल इजराइल क्या कर रहा है कि ट्रकों पर अटैक कर रहा है, जो मानवीय सहायता पहुंचा उन ट्रकों पर अटैक कर रहा है। एक और अपडेट निकल के, भारत ने पाकिस्तान से की हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड है हाफिज सईद। भारत ने पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और खूंखार संगठन हाफिज सईद को सौंपने की मांग की है। पाकिस्तानी
मीडिया के हवाले से एक खबर आई और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने हाफिज सईद के प्रत्यर्पण के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से औपचारिक मांग की है। आपको बता दें, हाफिज सईद पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड है। भारत सरकार ने पाकिस्तान विदेश मंत्रालय से हाफिज सईद को भारत प्रत्यर्पण करने की कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है। हालांकि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। आपको बता दें, हाफिज सईद के एक पाकिस्तानी आतंकी और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का संस्थापक है और जम्मू कश्मीर में कई घटनाओं में हाफिज सईद शामिल रहे हैं। भारत में वो मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल भी हैं। साल 2008 में मुंबई में हुए हमले में पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड भी हाफिज सईद है और कुछ साल पहले तक हाफिज सईद पाकिस्तान में खुला घूम रहे थे। एक और अपडेट निकल के आई है, तानाशाह किम जोंग का खतरनाक मंसूबा, सेना को दिया युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश। जी हां, साउथ कोरिया ने अमेरिका और उनके साथ ही अन्य देशों के खिलाफ जंग की तैयारी तेज कर दी है। किम जोंग उन ने सेना हथियार बनाने वाली कंपनी और परमाणु हथियार वाले विभागों को आदेश दिया है कि वो जंग की तैयारी करें। दोस्तों, अमेरिका जो है वो पूरी तरीके से घिरता नजर आ रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ पर स्पष्ट तरीके से युद्ध का कगार जो है वो बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट जो है वो युद्ध की कगार पर है और सिचुएशन तो यहाँ तक हो चुकी है कि अब नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक तरीके से युद्ध जो है वो विकराल होता दिखाई दे रहा है।